हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली इंकर करता है वो तो पूरा का पूरा उसको मिलता ही है, प्लस क्लाइंट ये भी एग्री करता है कि उसके अलावा एक फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट भी कॉन्ट्रैक्टर को देता है। तो इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट एग्री करता है कि कॉन्ट्रैक्टर का जितना भी कॉस्ट खर्च होगा, सारी अलाउएबल कॉस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान, वो पूरी की पूरी कॉस्ट क्लाइंट के द्वारा उसको रिम्बर्स हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें लेबर भी हो गया, आपका मटेरियल भी हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो गया, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये सारे के सारे आ जाते हैं। फिर आता है इसमें फी और प्रॉफिट मार्जिन। अब इसमें क्लाइंट एग्री करता है कि कॉस्ट के अलावा कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स्ड अमाउंट भी देता है कि भाई जो कॉस्ट के अलावा है। अब ये फी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के रूप में उसको या तो फिक्स्ड फी आ सकती है या कॉस्ट का परसेंटेज आ सकता है। तो दोनों दोनों तरीकों से अपना ये काम किया जा सकता है। जैसे अपन मान लीजिए कॉस्ट आ रही है, हम भाई 10% कॉस्ट का आपको एक्स्ट्रा देंगे एज अ फी, या आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो हम भाई आपको 5 लाख रुपए आपकी फीस देंगे। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट होते हैं ये भी हो सकता है। तो कॉस्ट प्लस आपका वो आ जाता है, मैंने फिक्स्ड फी दे दो या फिर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दे दो। ठीक है ना। अब इसमें ये जो है, इसीलिए इसके फिर 3 वर्गीकरण हो जाते हैं, 3 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिम्बर्सेबल उसमें आते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक पहले होता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, जिसमें कॉस्ट और फिक्स्ड फी आ गई आपकी। फिर एक होता है कॉस्ट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ फी, यानी कॉस्ट के साथ फिर परसेंटेज ऑफ फी आ गई। तीसरा होता है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी। कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी में कॉन्ट्रैक्टर अपने एक्सपर्टाइज का यूज करके अगर हमारा टाइम और मनी बचाता है तो उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाए। ठीक है ना। तो इंसेंटिव उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी। ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसको हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या लमसम कॉन्ट्रैक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर वो कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज करना चाहे, स्कोप में कुछ चेंज करना चाहे, या कुछ अपना रिक्वायरमेंट को हमारी बदलना चाहे, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाहे, तो ये सारी चीज उसमें पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बट इसके साथ एक जिम्मेदारी और आ जाती है, क्योंकि रिस्क एलोकेशन जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में जाता है, क्लाइंट के ऊपर चला जाता है। अगर कोई भी चेंज करेंगे स्कोप में, या फिर अपना डिलीवरेबल्स में, या फिर आपके रिक्वायरमेंट्स में, वो कुछ ना कुछ एडिशनल कॉस्ट इनकर करेगा या एडिशनल टाइम इनकर करेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो क्योंकि कॉस्ट प्लस है तो वो कॉस्ट भी क्लाइंट को ही बियर करना पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है, राइट। अब ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को पूरा का पूरा कॉस्ट प्लस उसकी फी भी रिम्बर्स होना है, तो ये दोनों ही पार्टीज को ट्रांसपेरेंट है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी ट्रांसपेरेंट है कि यार जो भी मैं खर्चा करूंगा मेरे को वापस मिलेगा, क्लाइंट को भी क्लियर रहता है कि यार जो भी लगेगा मेरे प्रोजेक्ट में ही लगना है, उसका पेमेंट मेरे को करना है। तो वो सिंपल हो जाता है दोनों। और दोनों ही एक्चुअल के, कॉन्ट्रैक्टर भी एक्चुअली चार्ज कर रहा है और क्लाइंट भी एक्चुअल पे कर रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। चेंज मैनेजमेंट, अब यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली हो जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर क्लाइंट के पास ये वाला प्रॉब्लम नहीं है कि यार फिक्स्ड फीस है तो हम वो कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करें, क्योंकि उसको पता है अगर मैं कुछ भी वो चेंज करूंगा तो उसका कॉस्ट मेरे को ही बियर करना है। तो वो अपने जो चेंज को बड़े सोच समझ के करेगा। ठीक है ना। चाहे वो प्रोजेक्ट स्कोप का चेंज हो, या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट का चेंज हो, या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव का चेंज हो, वो सारे चेंजेस को बहुत सोच समझ कर करेगा। तो चेंज मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर हो जाता है। अब इसमें क्या है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस की ट्रैकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को सारी की सारी कॉस्ट वापस मिलना है। तो सारी कॉस्ट का वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से करता है। और वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करता है तो कॉस्ट का भी रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है, टाइम का भी रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है। तो इससे अल्टीमेटली हमारा प्रोजेक्ट किस ट्रैक पर है वो ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक आसानी से हो जाती है। तो ये एक बड़ा फायदा होता है इसमें। अब इसमें जैसे क्लाइंट के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाता है चेंज वगैरह का, तो वो
इंसेंटिव का एक क्लॉज भी आता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना कुछ एक्सपर्टाइज यूज करके या कुछ इनोवेटिव टेक्निक यूज करके टाइम और मनी सेव करता है तो उसको कुछ इंसेंटिव दिया चाहिए। तो वो क्लाइंट के ऊपर आता है, लेकिन क्लाइंट को क्या फायदा होता है कि उसको प्रोजेक्ट की डिलीवरी जल्दी मिल जाती है और कम कॉस्ट में मिल जाती है। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही वो बंदा है या टीम है जो ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंप्लायंसेस है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या कोई इश्यू उठता है तो उसको वो एड्रेस करता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अपना जो कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू भी करता है, वो सारी चीजें, कॉस्ट को वेरीफाई करता है ना। तो उसके काफी मतलब काफी रोल काफी बड़ा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बड़ी है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आज तीसरे प्रकार का जो हमने लिखा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट रिमबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक बहुत ही मतलब कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। काफी जगह पर ये यूज होता है, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लेकिन इसमें हमको ये इसको हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट के ऊपर थोड़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है तो उसको बियर करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।